बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाए आप हमारी रिक्वेस्ट पर। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं। साइफर केस के अलावा साइफर की तो ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। आज अलकादिर ट्रस्ट के अंदर भी उनकी पोस्ट ट्रस्ट बेल हमने फाइल की है, जिसमें 4 तारीख के नोटिस नैब को जारी हुए हैं। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद और ज़रूरत पेश आई उसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर जो अलकादिर ट्रस्ट के अंदर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम कार्रवाई जेल के अंदर होती है और ओपन ट्रायल जो है वो खान साहब को इसके अंदर नहीं मिल रहा। रिमांड के दौरान जो भी तफ्तीश की रिक्वेस्ट की जाती थी नैब की तरफ से, तो वो तमाम जो केस उनका अंदर वो प्रेजेंट करते थे उससे बरअक्स मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया जाता था। खुसूसी तौर पर जब बात आती है कि 458 कनाल ज़मीन जो है जो अलकादिर ट्रस्ट की मलकियत है, उस ज़मीन के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने खान साहब की हिदायत के ऊपर उसके जो ट्रस्ट डीड हैं और डोनेशन डीड है उनको पब्लिक करने का फैसला किया है। आपके सामने रखेंगे कि उसके अंदर क्या मामला थे। लेकिन उससे पहले खान साहब को आप सब जानते हैं, इमरान खान की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी हो, उनकी समाजी ज़िंदगी हो या उनकी खेल की दुनिया, आप तमाम जानते हैं कि उनकी खदमात तमाम शोबा है ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि शौकत खानम जिस तरह से चल रहा है और इसके अलावा उनके दीगर जो खैराती काम है, नमल यूनिवर्सिटी है, तो ये तमाम ऐसे इदारे हैं जो खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं। खान साहब की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया जानती है और ये केसेस जो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, ये केसेस इसीलिए बनाए गए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसी नुकसान का जो एक शक्ल है वो ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स है। ख़ुसूसी तौर पर जैसे मैंने कहा कि जो ज़मीन की मालियत है या ज़मीन की जो ओनरशिप है उसके बारे में जब बात की जाती है तो इस तरह का एक तासुर दिया जाता है कि जैसे खान साहब ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये ज़मीन हासिल की। बिल्कुल इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। आज तमाम कागजात आपके सामने रखेंगे और ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि अलकादिर ट्रस्ट जो है ये खान साहब के का आइडिया था और खान साहब का जो आइडिया है वो उसी लाइन के ऊपर था और उसी सोच और उन्हीं लाइन्स के ऊपर इसको खड़ा किया गया और इसके जो मकासद हैं वो भी उसी तरह से हैं। इसमें ज़ाती जो फ़ायदा है किसी भी किस्म का वो लेने का ना तो कोई आंसर शामिल है और ना ही सवाल पैदा होता है। अब इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है जिसके ऊपर वो चल रहा है और रजिस्टर हुआ है, इसके बुनियादी तौर पर 2 ट्रस्टीज हैं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, और उनके अलावा इसका एक बोर्ड है जो इसको संभाल रहा है। 2 ट्रस्टीज हैं जी, 2 ट्रस्टीज। खान साहब और बेगम साहिबा का जो किरदार है वो बतौर ट्रस्टी है और इसकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खान साहब का या बेगम साहिबा का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ये जो इदारा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शौकत खानम की लाइन्स के ऊपर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स इसको चला रहे हैं, उसी तरह का इसका बोर्ड है जो तमाम फैसले जिसके अंदर अगर कोई हायरिंग होनी है या कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, खरीदो फरोख्त होनी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए और इदारा चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बोर्ड डिसीजन लेता है। उसके अंदर खान साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। खान साहब जस्ट उसके सरबराह हैं और उस सरबराह का जो काम है उसको मज़ीद इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर लिखा गया है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने रखना कि इस ट्रस्ट डीड के अंदर जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए उस वक्त थे और हमेशा रहेंगे वो आपके सामने रखते हैं कि अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं कि इसकी जो क्लॉज 3 है
इसके अंदर लिखा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। पहला इसका पॉइंट है टू सेट अप अल कादिर यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टडीज एंड साइंसेज, ये इसका पहला मकसद है। दूसरा मकसद है टू सेट अप एनी एडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस and or universities across the country for the promotion of education in Pakistan. तीसरा इसका पॉइंट है कि to provide quality education to all sections of the society regardless of the caste, race, religion or financial standings. तो ये briefly इसकी aims and objects हैं, जिसके मुताबिक इसका आगे और भी हैं, मैं आपके हवाले ये करूँगा तफसील के साथ, आप पढ़िएगा और इसको तमाम जगहों पे बताइएगा भी कि ये इदारा बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग तालीम से बहरामंद नहीं हो सकते, वो तमाम अपनी फीसेस जो हैं, गरीब और लाचार जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो महंगी तालीम हासिल कर सकें। तो इसका मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा बने जो दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न साइंटिफिक तालीम भी एक ही छत के तले मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपको मालूम है कि दीनी तालीम के लिए अलग एक चैनल है और साइंस की जो तालीमात हैं उनके लिए और चैनल और यूनिवर्सिटीज और इदारे हैं। तो खान साहब ने इन दोनों को एक ही छत के तले जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये इदारा कायम किया। इसके बाद आते हैं कि ट्रस्ट डीड के अंदर जो खान साहब के किरदार है और ख़ास तौर पर जो मॉनिटरी मामलात हैं उसके बारे में क्या लिखा गया है, और ये मॉनिटरी मामलात के बारे में जो इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा गया है ये बिल्कुल उसी तरह की का स्टेटस है जो कि खान साहब, शौकत खानम और नमल और दीगर जो उनके इदारे हैं उसी तरह का स्टेटस है और वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये कोई उससे अलग नहीं है। सबसे जो बुनियादी जो चीज़ जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और पूरी कौम को मालूम होनी चाहिए वो इसकी क्लॉज 10.2 के अंदर लिखा हुआ है, द ट्रस्टी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन, यानी किसी किस्म की कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या दूसरी जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो इसमें नहीं हासिल कर सकते। तो ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि आज तक नैब की तफ्तीश के अंदर भी किसी जगह पर किसी किस्म का बेनिफिट खान साहब या उनके किसी रिश्तेदार या उसकी जो फैमिली है उन्हें नहीं मिला और ना इस किस्म का कोई केस है। नैब का जो केस है उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट है इसको आज हमने हाईलाइट करना है इसलिए आपके सामने पेश हुए हैं। दूसरा जो इसमें नुक्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथ ही कि नो ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम एंड और ट्रस्ट प्रॉपर्टी शैल बी पेड ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस और अदरवाइज टू एनी ऑफ इट्स ट्रस्टीज और देयर रिलेटिव्स। हालांकि ट्रस्टीज सिर्फ दो हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज के रिश्तेदारों को भी कल को अगर इनमें से कोई उनकी जिंदगी के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये बात की जा रही है और इसको सेव किया जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टी है वो ना ट्रस्टीज उसको जाती इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना ट्रस्टीज जो हैं वो इसको अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही कभी इनका कोई रिश्तेदार इसको दोबारा जो है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए ला सकता है। तो ये एक ट्रस्ट है जिसने हमेशा रहती दुनिया तक इसी पर्पस के लिए कायम रहना है और इसकी प्रॉपर्टीज इसकी ही मलकियत रहेंगी। ट्रस्टीज को तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर ट्रस्टीज नहीं रहते, खान साहब ताहयात इसके ट्रस्टी हैं, खान साहब के बाद की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी लिखा गया है और ये सिर्फ तालीमी जो मकासद हैं उनके लिए ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो दीगर पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, आपको मैं ये कॉपीज जो है वो प्रोवाइड करूंगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बैरियर टाउन का इसके अंदर किरदार है। उसके लिए जरूरी है कि हम आपको केस का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा साथ में बताएं और उसके बाद जो है बैरियर टाउन के साथ किन टर्म्स के ऊपर और क्या बात की गई और क्या उनका किरदार था और उनसे क्या लिया गया। बुनियादी तौर पर ये जो केस नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अंदर ये तफ्तीश जो है वो शुरू की गई जब हसन नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है उसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर मलिक रियाज फैमिली ने वहाँ पे खरीदा
उस वन हाइड पार्क वो प्रॉपर्टी थी, वन हाइड पार्क को खरीदने की जो पेमेंट वहां पर की गई उसको नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक मशकूक ट्रांजैक्शन समझते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया, और उन्होंने देखा कि इस कंपनी की जिसकी जानिब से यानी बैरियर टाउन की जानिब से जो पेमेंट की गई है ये गैर मामूली पेमेंट है, और दूसरे नंबर पर क्योंकि इनका वहां पर कोई कारोबार नहीं था तो उन्होंने इस तफ्तीश के दायराकार को बढ़ाया, और ये तमाम हकायक जो हैं वो जो पनामा केस के अंदर जो और बाकी जो 10 कंपनीज रजिस्टर्ड का जो केस था वो जो पनामा के केसेस थे उनके अंदर इनका जिक्र मौजूद है कि ये किस तरह से है। उसी कंटिन्यूटी के साथ जो है जो दीगर अकाउंट थे मलिक रियाज फैमिली के, उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने कहीं जो है अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको फ्रीज किया और उनकी अदालत से ये फ्रीजिंग ऑर्डर लिया, और ये इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जारी रखी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने अभी मशरिक बैंक का जो सीएम फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो हमारी कंटेंशन है पहले दिन से कि ये पैसा ना हुकूमत पाकिस्तान का था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर या बरतानिया के अंदर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट फाइल की थी। ये पैसा मलिक रियाज फैमिली की एक प्राइवेट उनका अकाउंट्स के अंदर मौजूद था, जिसको मशकूक समझते हुए वहाँ की क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश की। उसके बाद मलिक रियाज फैमिली और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत मलिक रियाज फैमिली ने ये वहां पर बताया उनको और उनके साथ एग्री किया कि ये पैसा हम वापस अपने मुल्क लेकर जाएंगे। तो उस फैसिलिटेशन के लिए, उस पैसे को वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो उस वक्त का आपके सामने है कि वो पैसा आज तक इतनी बड़ी तादाद में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आया, तो जिसके ऊपर नैब ने और तमाम दीगर इदारों ने क्रेडिट लिए हैं। तारीख गवाह है कि प्रेस रिलीजेस जारी हुई और जो एनुअल इनकी तरफ से फिगर्स दिए गए, नंबर दिए गए नैब की जानिब से, उसके अंदर ये रकम बतौर रिकवरी की रकम हमेशा से रिफ्लेक्ट होती रही और हमेशा जो है वो रहेगी। आज जो केस बनाया गया, इस केस को आप देखते हैं तो उसके दो हिस्से हैं। अब उस रकम की वापसी को मशकूक बनाया जा रहा है और उसको अलकादर ट्रस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि अलकादर ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है मलिक रियाज फैमिली के। हम बेशक स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन आप तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि वो किस तरह से खैराती काम करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो चैरिटीज हैं वो चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो चैरिटी दी गई खान साहब को, वो प्योरली चैरिटी थी, और चैरिटी लेना और देना पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर जुर्म नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक रजिस्टर्ड इदारे ने एक दूसरे रजिस्टर्ड इदारे को खैरात दी है, और वो खैरात दिया जाना उसको एक ऐसा रंग दिया जा रहा है जैसे पाकिस्तान का जो पैसा है वो लूट कर खा। वो अमाउंट आज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रही। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें ऑर्डर भी जारी किया है कि ये अमाउंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दी जाए। अब जब वो रकम हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गई है और उसके बाद जो दीगर चीजें हैं वो वाज़ेह हो चुकी हैं कि ये केस सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें जो जुर्म का सवाल है वो पैदा ही नहीं होता। जो डोनेशन डीड है, अब मैं उस तरफ आता हूँ, फिर जो है वो आखिरी जो हमारा हिस्सा है उसके बारे में आपको सरदार लतीफ खोसा साहब के फरजंद जो हैं हमारे साथ शहबाज खोसा साहब, ये भी आपको इसके ऊपर गाइड करेंगे और हम जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड ओवर करेंगे। जो डोनेशन डीड है मलिक रियाज फैमिली और अलकादर ट्रस्ट के दरमियान, उसकी क्लॉज 1.8 के ऊपर आपको लेके जाऊंगा जो बहुत वाज़ेह है, जिसके अंदर ट्रस्ट डीड की और ट्रस्टीज का जो रोल है उसको दोबारा से हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर दोबारा से लिखा गया है। ये जो टर्म्स हैं ये मलिक रियाज फैमिली की तरफ से आई, जिसको अलकादर ट्रस्ट की इंतजामिया ने एज इट इज कबूल किया, क्योंकि ये इसमें ना कोई छुपाने का अंसर था और ना ही इसमें कोई जुर्म जो है वो हो सकता था। इसकी क्लॉज 1.8 है, वो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बताता हूं कि द डोनर फर्दर डिक्लेयर्स, डोनर मतलब बैरियर टाउन
further declares that the land and the building, facilities, infrastructure and amenities etc. completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement, and no trust or any other employee shall have any right, title or entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure etc. thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividends, bonus or otherwise any part of the land or building, sell the land or building infrastructure etc. for any personal gain, provided however, یہ بھی اس میں ایک اہم شک ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کا کسی وجہ سے یونیورسٹی جو بنائی جا رہی تھی اگر اس کا جو تکمیل ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس پراپرٹی کا کیا ہوگا. provided however that if for some reason the land and building is not required for the purpose of proposed Al-Qadir University, then the trust shall be authorized to utilize the same for the purposes of the trust only, as mentioned in the trust deed of the trust. اس میں لکھا گیا ہے واضح طور پر کہ یہ اگر کل کو یونیورسٹی کے پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور یہ یونیورسٹی کام نہیں کر پاتی کسی بھی وجہ سے، تو جو پراپرٹی ہے یا اس پہ جو سامان یا بلڈنگ یا امینٹیز ہیں وہ پھر بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اس ٹرسٹ کے استعمال میں اور اسی پرپس کے لیے ہی استعمال ہوتی رہیں گی، یعنی دینی اور سائنسی تعلیم کے علاوہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اس میں جو ٹرسٹیز ہیں وہ پھر سے دوبارہ لکھا گیا ہے، یعنی خان صاحب اور ان کی فیملی اس کو نہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا اس کے کسی بینیفٹ یا اس کی جو پراپرٹیز یا اس کی جو فردر انویسٹمنٹس ہیں اس میں سے کبھی بھی زندگی میں کوئی فائدہ لے سکیں گے. تو جو نیب کا کیس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے جب یہ اماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، تو ہم تو سرخرو ہو جاتے ہیں. یہاں پر بنیادی ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے قانون کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جرم. پہلا حصہ ہے کہ جرم کے لیے آپ کا گلٹی مائنڈ یعنی منظری ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو گلٹی کام کریں، ایسا ایکٹ کریں. یہاں پر نہ تو منظریہ تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جائے اور دوسری طرف ایک خیرات دی جا رہی تھی. تو جو ایکٹ ہے وہ قانون کے مطابق تھا، وہ پیسہ ملک ریاض فیملی کا تھا جو کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اس تمام آپ نے دیکھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈاکیومنٹس پہ آپ کے سامنے آ گئے اور اس کے بعد آپ کی جو نیشنل بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آئی کہ کس طرح سے وہ ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اسی طرح اب وہ پیسہ جو سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے، یہ اب ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے نہ تو وہ پیسہ کھایا ہے، 190 ملین روپیز جو ہیں وہ اسی جگہ پر موجود تھے، اور نہ ہی کسی قسم کا بینیفٹ ان کو دیا ہے. یہاں پر بینیفٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اتنا بڑا جو کیس ہے وہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے ادارے جس میں شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے، خیراتی ادارے جن کی دنیا مثالیں دیتی ہیں، ان اداروں کو اور خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں. مقصد پولیٹیکل گولز حاصل کرنا ہے، لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ عام عوام کے لیے ادارے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ہے آپ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس طرح نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ نقصان عام پبلک کا نقصان ہے، عام عوام کا نقصان ہے. اب میں کوثر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا جو لیگل سائڈ آف دا کیس ہے اس کے بارے میں سیٹ چینج کر لیں.